हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज भाई साहब द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का वन शॉट आप लोगों के लिए आ चुका है। बहुत दिनों से आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि सर कब आएगा, तो आ चुका है और इसमें सब कुछ कवर कर लिया गया है। आप इसको हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो भी इसमें से आपको सारे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करवाए हैं। आप बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी बिल्कुल बेस्ट वन शॉट है। मैंने सारी चीजों को थोड़ा टाइम इसीलिए लगा है कि मैंने इसमें पीवाईक्यूज भी डाले हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप लोग खुद भी देखोगे जो पहली स्लाइड है भाई साहब, उसमें मामला सेट हो जाएगा। अगर आपने पहली और दूसरी स्लाइड समझ ली तो आपको आधा ह्यूमन आई चैप्टर तो यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ये जो आप वीडियो देखोगे इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी जिससे आप रिवाइज कर पाओ, नोट्स बना पाओ। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है या फिर जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करो फुल तैयारी 9-10, तो आपको वहां पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन आई में उनके पार्ट्स के बारे में। आपने ह्यूमन आई के डायग्राम को एक साथ जुड़ा हुआ देखा होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर क्या चीज क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक्चुअल में ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो हिस्सा होता है ह्यूमन आई का, इसे हम बोलते हैं मेरे लाल कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। मैं आपको एक एक करके इनके बारे में भी बताऊंगा, अभी लिख करके भी दिखाऊंगा, बट अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि कॉर्निया जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसमें से ज्यादातर रिफ्रैक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है ये एक साथ मिल के काम करते हैं, आइरिस और प्यूपल। ये जो है एक साथ मिल के काम करते हैं। जो आइरिस होता है इसका काम होता है प्यूपल के साइज को रेगुलेट्स करना, और प्यूपल का काम होता है कि कितनी अमाउंट में लाइट जो है वो अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी। ठीक है, बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ अंदर ही आएगी। तो लेंस की बात करेंगे। लेंस क्या होता है? ये एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आंखों में। इसके साथ जुड़ी होती है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो है लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं। कभी कभी हमें दूर की चीजों को भी देखना होता है, पास की भी चीजों को देखना होता है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए, पास की चीजों को देखने के लिए कम फोकल लेंथ चाहिए। तो उस फोकल लेंथ को जो रेगुलेट्स करता है वो कौन करता है? सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करता है? जब पास की चीजें देखते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और हम पास की चीजें देखते हैं। सिलेरी मसल जो है फोकल लेंथ कम कर देती है, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो लेंस को रिलैक्स कर देता है और हम दूर की चीजें देख पाते हैं, यानी हमारी फोकल लेंथ लंबी हो जाती है। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो आई बॉल में, लेंस के अंदर, सॉरी ह्यूमन आई के अंदर ये आई बॉल में भरा होता है। जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ये शेप को मेंटेन करता है, जो हमारी पूरी आई बॉल है उसके शेप को मेंटेन करने का काम इसका होता है। उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना को हम लोग स्क्रीन भी कहते हैं। जितनी भी यहाँ पर जितने भी प्रोसेस यहाँ से लाइट आती है और जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। तो रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। इस पर रॉड्स और कोन सेल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है कोरोइड। ये इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं। क्या होती है? देखो दिख भी रही होंगी, छोटी 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 ब्लड वेजल्स होती हैं। ये नरिशमेंट का काम करती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा काम आई में हो रहा है तो उनको नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये सब कौन देता है? कोराइड। और सबसे लास्ट में होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा का जो काम होता है, ये देखो आपको ये छोटी सी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। स्क्लेरा जो होती है ये भी शेप मेंटेन करती है। क्या करती है? शेप मेंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है। और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है हमारी ब्रेन में सिग्नल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक साथ मिलकर के जब काम करती हैं तब जाकर के हमारा ह्यूमन आई बनता है, और एक साथ काम करती हैं तो सारे प्रोसेस एक साथ हो पाते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज में मामला गड़बड़ हो जाता है तो सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कॉर्निया की। किसकी बात करेंगे? कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है भाई साहब आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, यानी आउटर मोस्ट पार्ट
ऑफ आई। और क्या काम होता है? और इसका काम होता है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स हेयर। ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है वो यहीं पर हो जाता है। इसके बाद जो बारी आती है, इसके बाद बारी आती है भाई साहब एक्वस ह्यूमर की। किसकी बारी आती है? मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां समझ में ही आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है एक्वस ह्यूमर की। ठीक, एक्वस ह्यूमर का पहले काम समझ लो क्या होता है। एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक मटेरियल होता है, या जेली लाइक मटेरियल कह दो, वाटर लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, और कहां होता है वाटर लाइक मटेरियल? फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया एंड लेंस। देखो ध्यान से समझो इस बात को। ये आपका क्या है? ये कॉर्निया है और यहां पर ये लेंस है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में ये जो मटेरियल भरा हुआ है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद अच्छा कॉर्निया भी समझ लो कि जब लाइट अंदर आती है तो सबसे पहले पड़ती है कॉर्निया पर, इसलिए वो आउटर मोस्ट पार्ट है। और जब लाइट आंखों के अंदर जाती है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपेरेंट है तो जाएगा तो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कहां पर हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है कॉर्निया पर। तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है आइरिस की। किसकी बात आती है तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर बात आती है आइरिस की। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है कि रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपल। इसके बारे में अभी बताता हूं। रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक, और जो चौथा नंबर है, तीसरा और चौथा ये एक साथ मिलके काम करते हैं, इसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल करता है कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। देखो ये तीसरा और चौथा ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। आइरिस और यहां पर भी देखोगे अगर तो समझ आएगा कि आइरिस और प्यूपल एक साथ हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये है आपका आइरिस, और बीच वाला जो हिस्सा है ये आपका है प्यूपल। तो आइरिस क्या करता है? प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है। क्योंकि ज्यादा धूप में जब आप बहुत ज्यादा धूप हो तो आप आसमान की तरफ देखो तो बहुत ज्यादा लाइट हमारे आंखों में एंटर करती है, तो हमारी आंखें जैसे छोटी छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत अमाउंट में लाइट आ रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? आइरिस प्यूपल को छोटा कर देता है, और छोटा करने की वजह से फिर प्यूपल जो होती है वो कम अमाउंट में लाइट अपने अंदर यानी आई के अंदर भेजती है। ठीक है, तो 3 और 4 मिलकर के काम करते हैं। देख लो ये आइरिस है, ये जो आपको नीला वाला हिस्सा इधर दिख रहा है ये आइरिस है, और ये बीच में है प्यूपल। बीच में क्या है? प्यूपल। और इसके बाद होता है लेंस। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है भाई साहब लेंस। जो हमारे आंखों में लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, अब लेंस के साथ एक चीज और जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं सिलेरी मसल। क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल। ठीक, ये जो सिलेरी मसल होती है ये लेंस को कंट्रोल करती है, लेंस के साथ अटैच होती है। ये लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हमारे लेंस को दूर देखने के लिए उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देती है। जब हम पास की चीजें देखते हैं तो हम
हमारे लेंस को क्या कर देती है, पास की चीजें देखने के लिए उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर देती है। ये देखो सिलेरी मसल जो होती है, ये एक मसल है और ये लेंस के साइज को कंट्रोल करती है, ठीक है। जब ऐसे नीचे को दबाएगी यानी लेंस को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो हम पास की चीजें देखेंगे। जब सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो हम दूर की चीजें देखते हैं, ठीक है। तो सिलेरी मसल क्या करता है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी लेंस के फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो अब देखो क्या क्या कर लिया हमने भाई साहब, लेंस कर लिया, एक्वस ह्यूमर कर लिया, प्यूपल कर लिया, आइरिस कर लिया, कॉर्निया कर लिया, सिलेरी मसल कर लिया। अब हमारे पास बता विट्रस ह्यूमर, क्या बचा, VITREOUS, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। क्या काम होता है इसका, मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल। ये आईबॉल के शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर हो गया। अब बचा रेटिना, क्या बचा, रेटिना। तो 8 नंबर पर मेरे लाल आएगा रेटिना। अब लिखेंगे हम रेटिना का काम। रेटिना का काम होता है स्क्रीन का, क्या काम होता है, वर्क, या लिख दो एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक। और इसमें दो सेल्स होते हैं, एक सेल होता है भाई साहब रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। कोन सेल जो होता है वो कलर आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है, कलर। और रॉड सेल आइडेंटिफाई करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी, कितनी ब्राइट है, कितनी डल है, ये डिम है, कौन बताता है, रॉड सेल। और कलर क्या है किसी भी चीज का, वो कौन बताता है, कोन सेल, ठीक। अब बारी आती है ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, सिग्नल या इलेक्ट्रिक सिग्नल, लिख लो यहां पर, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कहां तक, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तब जा करके ह्यूमन आई पूरी वर्क करती है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कौन सी चीज क्या करती है। सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारी आई का, जिसका जो मेनली काम होता है वो होता है लाइट को एंटर करवाना, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है कॉर्निया पर होता है। दूसरे नंबर पर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस जो होती है, आइरिस का काम होता है रेगुलेट्स करना। क्या रेगुलेट्स करता है आइरिस, आइरिस रेगुलेट्स करता है भाई साहब प्यूपल का साइज। और प्यूपल क्या करती है, लाइट एंटर करवाती है कि कितनी लाइट आनी है कितनी नहीं। तो ये मिल करके काम करते हैं आइरिस और प्यूपल। फिर आता है लेंस। लेंस का काम होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारी आंखों में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिलेरी मसल लेंस के साथ अटैच होती है, ये एडजस्ट करती है फोकल लेंथ। क्या करती है, फोकल लेंथ एडजस्ट करती है। आपको दूर का देखना है, आपको पास का देखना है, ये एडजस्ट करेगी। फिर आती है विट्रस ह्यूमर का काम होता है, ये एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कहां भरा होता है, यहां मैंने लिखा मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं लिखा है तो ये आप लिख लोगे। ये शेप मेंटेन करती है। सबसे लास्ट में आता है रेटिना। रेटिना का जो मेनली काम होता है वो इमेज बनाना होता है। इमेज बनेगी स्क्रीन पर, और स्क्रीन कहाँ होती है, रेटिना। रेटिना जो है वो स्क्रीन का काम करती है। और सबसे लास्ट में आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन में। और याद रखना एक चीज और ध्यान रखनी है, ब्लाइंड स्पॉट। क्या ध्यान रखना है, ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना पर ऐसा हिस्सा जहां पर कोन सेल और रॉड सेल ना हो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये हिस्सा होता है ये वाला जो ऑप्टिक नर्व वाला हिस्सा होता है, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ना यहाँ पर कोन सेल होती है ना रॉड सेल होती है, ठीक है। तो इतनी चीजों को अगर आप समझ गए तो आपने आधा चैप्टर तो ऑलमोस्ट समझ लिया है। अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
एक एक करके डिटेल में। अभी तो ओवरव्यू हो गया ताकि हमें ये रहे कि क्या क्या पढ़ना है, किसके मेन क्या क्या काम है, बट एग्जाम में किसी भी चीज की डिटेल भी पूछ सकता है, तो इसलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा है अवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारी आंख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द आई सोन इन द फिगर। फिगर में अभी आपने देख लिया जो इसके जरूरी पार्ट है। अब कॉर्निया का क्या काम होता है, सबसे पहले द फ्रंट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो फ्रंट हिस्सा होता है हमारी आई का वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कवर्ड होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर्स आई थ्रू द कॉर्निया। सबसे पहले लाइट जो एंटर करती है हमारे आई में किसके थ्रू करती है, कॉर्निया के थ्रू करती है। द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विथ अ क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर लिक्विड होता है जिसमें क्या कहते हैं ये भरा होता है कॉर्निया के पीछे। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। फिर बात करेंगे आइरिस एंड प्यूपिल की, ठीक है। तो आइरिस क्या होता है, द आइरिस एंड प्यूपिल फॉर्म द वेरिएबल अपर्टेड सिस्टम ऑफ द आई। ये मिलकर के एक जरूरी सिस्टम बनाते हैं। आइरिस इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम विच हैज स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इन इट्स मिडिल। देखो जो आइरिस होती है, ध्यान से देखो, आइरिस जो होती है ये एक डार्क कलर की, सबके अलग अलग होती है ना, कुछ जैसे हम मेरी आंखें देखोगे काली हैं, कुछ लोगों की ब्राउन होती हैं, कुछ लोगों की ऐसी होती हैं ब्लू, बढ़िया सुंदर लगते हैं वो लोग। तो अलग अलग डार्क कलर की लेकिन होंगी, डार्क कलर की होती हैं। ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, इसके बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस छोटी सी ओपनिंग को ही हम लोग प्यूपिल कहते हैं। द सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड pupil. This iris regulates the amount of light entering the eye by adjusting size of pupil. जो iris होती है वो एडजस्ट करती है प्यूपल के साइज को और फिर प्यूपल जो है वो ये डिसाइड करता है कितनी अमाउंट में लाइट जाएगी, क्योंकि साइज उसी हिसाब से होता है। फिर उसके बाद ये जरूरी सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, कहेगा व्हेन, मतलब ये आंसर है, इसको इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। लिखा है व्हेन लाइट इज वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ब्राइट होगी, एज ऑन अ सनी डे, जब सूरज, सनी डे मतलब जिस दिन सूरज बढ़िया तड़कता भड़कता तरह से निकला हो, ठीक। द आइरिस मेक्स द प्यूपल टू कॉन्ट्रैक्ट। आइरिस जो होता है प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब भी हम धूप पे निकलते हैं तो हमारी आइरिस जो होती है ऑटोमेटिक क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई डिक्रीज। तो हमारे आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो कम करती है। फिर लिखा है व्हेन लाइट इज डिम, जब लाइट कम होती है, एज अ डार्क रूम, डार्क रूम में द आइरिस मेक्स द प्यूपल टू एक्सपेंड। जो आइरिस होती है वो प्यूपल को एक्सपेंड कर देती है, बड़ा कर देती है। एज अ रिजल्ट मोर लाइट कैन एंटर द आई। ज्यादातर जो लाइट है वो हमारे आई में एंटर कर जाती है। इस तरह से इसको आप एग्जाम में लिख करके आओगे, ठीक है। फिर बात करेंगे आइलेंस की। किसकी बात करेंगे, आइलेंस की। द आइलेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। देखो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ये लाइट चैप्टर में भी पढ़ लिया है। मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक पर्टिनेशियस मटेरियल। पर्टिनेशियस मटेरियल का मतलब होता है मजबूत, यानी जो हमारा लेंस होता है वो सिलेरी मसल के साथ अटैच होता है। इसमें लचीलापन नहीं होता कि समय के साथ जो है वो लचीला हो जाए, या कहने का मतलब है पर्टिनेशियस का मतलब है सख्त होना। कैसा होना, सख्त होना। अपने शेप को आसानी से ना चेंज करने का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो लेंस की होती है। अगर ये नहीं होगी तो लेंस समय के साथ साथ खराब हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, लेंस में फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती है, जो भी चेंज आते हैं जिसकी वजह से मायोपिया, हाइपर मायोट्रोपिया होती है, और भी चीजें होती है। कटरैक्ट होता है जिसपे लेंस के ऊपर एक ओपेक लेयर चढ़ जाती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि लेंस जो है वो कैसा हो गया हो, लचीला हो गया हो, फ्लेक्सिबल हो गया हो, ऐसा नहीं होता। और लेंस के बारे में हम पढ़ते भी हैं ये बात। लिखा था आइलेंस इज हार्ड एट मिडिल। जो आइलेंस होता है वो हार्ड होता है मिडिल में, एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड द आउटर एज। आउटर एज में सॉफ्ट हो जाता है, लचीला नहीं होता। सॉफ्ट का मतलब ये है कि सिलेरी मसल जो है उसका साइज चेंज कर पाए। अगर एकदम से पत्थर बन जाएगा तो चेंज ही नहीं हो सकता ना। तो बीच में तो बिल्कुल सख्त है और किनारों पर हल्का सा सॉफ्ट है। उसके बाद द आइलेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलेरी मसल। जो आइलेंस है वो हेल्ड होता है किसकी हेल्प से,
ciliary muscles के the curvature and therefore islands may be changed by the action of the ciliary muscle, और islands जो है वो चेंज होता है किसके, ciliary muscle के एक्शन से। फिर बात आती है रेटिना की, किसकी बात आती है, रेटिना की। तो रेटिना क्या होता था, इनसाइड द सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई। जो रेटिना होता है रियर पार्ट मतलब पिछले भाग में, ठीक है, आई के होता है, वेयर द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड इज कॉल्ड रेटिना। लाइट एंटर करने के बाद जहां पर फोकस्ड करती है, जहां पर फोकस्ड होता है वो पार्ट रेटिना होता है। द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ, जो सरफेस होता है रेटिना का वो 125 मिलियंस, समझ रहा हो, 125 मिलियंस लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स से बना होता है। मतलब उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, और वही रिसेप्टर्स मतलब कोन सेल और रॉड सेल होते हैं। द रिसेप्टर्स आर टू टाइप्स, रॉड्स एंड कोन्स। व्हेन द लाइट falls on these receptors they send electric signal to the brain through the optic nerve। और जब लाइट इस पे आती है तो ये जो रिसेप्टर्स है कोन और रॉड, ये कोन जो है वो कलर बताएगा, रॉड जो है वो इंटेंसिटी बताएगा, और वो दिमाग में भेजेगा, तब जाकर के हमें इमेज दिखती है। और याद रखना ये सारी चीजें हमारे 1 सेकंड के 1/16 पार्ट में होता है। यानी ये सारा काम, हमको कोई चीज दिखी और इमेज बन गई और हमारे ब्रेन तक सिग्नल चला गया, वो 1 सेकंड के 16वें पार्ट यानी 1/16 सेकंड में ये पूरा काम हो जाता है। तभी हम इतनी जल्दी इंस्टेंटली किसी भी चीजों को देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, असर्शन है, लिखा है व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलेरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, समझ रहे हो, सिकुड़ी हो, आइलेंस बिकम थिन, जो आइलेंस होता है वो थिन हो जाता है। सोचो अगर अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक नींबू है, ठीक, नींबू है, नींबू देखो तुम लोग, ठीक, ये लेंस है, मान लो ये क्या है, लेंस है, और ये ऊपर से सिलेरी मसल, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो यानी इसको नीचे को दबा रही हो, तो क्या इसका शेप जो है वो थिन होगा, नहीं, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो ये चौड़ा होगा, थिक होगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो गलत लिखी है। सिलेरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस, सिलेरी मसल्स लेंस का पावर कंट्रोल करती है या फिर फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, बताओ। पावर नहीं कंट्रोल करती है, पावर कंट्रोल करती है या फोकल लेंथ, बताओ, कौन बताएगा, कमेंट में रोक करके बताओ। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए ये सब होता है। देखो पावर जो है हमने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ा कि फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, कौन, सिलेरी मसल लेंस की, तो जब फोकल लेंथ एडजस्ट करेगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर में भी तो चेंज होगा। अगर फोकल लेंथ कम करेगी तो पावर बढ़ेगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ाएगी तो पावर कम होगा। यानी ये बात सही लिखी है। और ऐसे रैंडम कोई तुमसे बोल दे, जैसे मैंने बोल दिया कि ऐसा नहीं होता है, तो तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें फैक्ट चेक करना है मेरे लाल, कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पावर की। तो पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगा, समझे मेरी बात। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्या कहते हैं सिलेरी मसल है वो डायरेक्टली फोकल लेंथ को चेंज करती है, और फोकल लेंथ डिपेंडेंसी रखता है किस पे, पावर पे, यानी इसका मतलब वो पावर को भी चेंज करेगी। तो यहाँ पर ऐसा रीजन जो है वो सही है। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। यहां पर अगर ये लिखा होता सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, अगर सिलेरी मसल रिलैक्स होगी तो जो लेंस होगा वो कैसा होगा, थिन होगा। लेकिन जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस कैसा होगा, थिक होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है और थोड़ा समझो, फील करोगे तो ज्यादा मजा आएगी इन सब चीजों को। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल इज, ये ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है यानी दूर का देखना है, तो पहले तो सिलेरी मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा, तब लेंस थिन होगा और दूर तक देख पाएगा। तो सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड लेंस बिकम थिनर, ये बात वैसे सही लिखी है। कॉन्ट्रैक्ट तो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो थिक होगा।
आर रिलैक्स एंड बिकम थिकर, थिकर नहीं होता, रिलैक्स करने पर जो लेंस होता है वो क्या होता है, थिनर होता है। ये बात मैंने अभी समझाई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आईज, जब आप अपने ये 2026 का पेपर है, जो 2026 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, अभी जो आप ई पेपर हुए हैं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज लाते हो, जैसे इस नींबू को मैं बहुत क्लोज से देख रहा हूं, तो योर आईज, आपकी आंखों में क्या होगा, सिलेरी मसल की बात की है, पास देख रहे हो तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यानी सी और डी, सॉरी बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। द आई लेंस बिकम थिक, थिक ही होगा क्योंकि हम वेरी क्लोज जो है हमारी आंखों के ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज इट टेक सम टाइम टू सी ऑब्जेक्ट इन डिम रूम व्हेन यू एंटर रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, ठीक है, समझ लो, बोल रहा है व्हाई डज इट टेक सम टाइम, कुछ समय क्यों लगता है, टू सी ऑब्जेक्ट इन अ डिम रूम, किसी डिम रूम में देखने के लिए, जब आप किसी बाहर, जैसे मान लो मैं बाहर बहुत धूप पे था, खूब ऐसा होता है ना जब हम लोग स्कूल से आते हैं, तो मतलब मैंने ऐसा फील किया जब हम लोग स्कूल से आते हैं तो खूब धूप होती है, और घर के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो हमारी आंखों से कुछ समय तक कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सडनली क्या हुआ, हम उजाले में थे, बहुत ब्राइट लाइट में थे, अचानक से हम आ गए कहाँ, अंधेरे में, डार्क रूम में। तो अब आई जो क्या कहते हैं वो है आइरिस है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, आइरिस को टाइम लगेगा किसको एक्सपेंड करने को, खुद को, तभी तो अमाउंट में लाइट अंदर जाएगी। तो इसका आंसर होगा कि द ब्राइट सनलाइट आइरिस मेक्स द प्यूपल बिकम स्मॉल, जब लाइट क्या होती है, ब्राइट होती है, तो आइरिस जो है प्यूपल के साइज को छोटा कर देती है, सो दैट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एबल टू एंटर द आई, जिसकी वजह से कम अमाउंट में लाइट हमारे आंखों में जा सकती है। व्हेन समवन एंटर्स द डिम रूम, जब हम कभी अचानक अंधेरे कमरे में चले जाएंगे, वेरी लिटिल लाइट इज अवेलेबल, वहां पर बहुत ही कम लाइट होगी हमारे आंखों के लिए, द आइरिस देन मेक्स द प्यूपल ग्रेजुअली एक्सपेंड, और आइरिस क्या करेगा, प्यूपल के साइज को बड़ा करेगा, टू अलाउ मोर लाइट एंटर द आई, जिससे आंखों में और लाइट आए। दिस प्रोसेस टेक सम टाइम, और ये प्रोसेस है जो है थोड़ा टाइम लेता है। दिस इज वाई द प्यूपिल टेक अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ डिम लाइट, जिसकी वजह से कुछ टाइम लगता है, और जब वो जो जिस टाइम में वो उसको एक्सपेंड कर रही होती है, जिस टाइम में एक्सपेंड कर रही होती है, प्यूपल के साइज को बढ़ा रही होती है, उतने समय तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये पूरा सिलसिला है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है फार पॉइंट, ठीक है, द फर्देस्ट, जितनी दूर तक हमारी आंखें, जितनी दूर तक हमारी आंखें बिल्कुल क्लियर विजन से देख पाती हैं, उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट, और वो होता है इन्फिनाइट। जो नॉर्मल आइज होती हैं, जैसे मुझे चश्मा लगा है, मैं हटा दूं तो मुझे नहीं दिख रहा है इतना क्लियर, बट जिसकी आंखें बिल्कुल टनाटन है, हीरो वाली, तो उसको तो दूर तक दिखाई देगा, दिखाई देगा या नहीं देगा, तो जब दूर तक दिखाई देगा, ये नींबू रख देता हूं, दूर तक दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसे इन्फिनाइट तक दिख रहा है, आप उसे मेजर थोड़ी ना कर सकते हो, देखोगे तो सूरज भी दिखाई दे रहा है, देखोगे तो चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, तो कैसे मेजर करोगे, ठीक, स्टार्स भी दिख रहे हैं। द फर्देस्ट पॉइंट अप टू द विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इंफिनिटी, जो नॉर्मल आईज होती हैं उनके लिए ये पॉइंट इंफिनिटी होता है। नियर पॉइंट क्या होता है, क्लोजेस्ट, जितना पास हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाए, तो साइंटिफिकली ये माना गया है कि नॉर्मल आईज जो होती हैं, बढ़िया सुंदर वाली जो नॉर्मल आईज होती हैं, वो मिनिमम कितना देख सकती हैं, 25 सेंटीमीटर तक। लिखो, द क्लोजेस्ट नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। दिस नियर पॉइंट फॉर अ हेल्दी नॉर्मल आई ऑफ एन एडल्ट लाइज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज, आइज से 25 सेंटीमीटर तक चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, उससे पास लाओगे तो मामला गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हमें कुछ कुछ चीजें समझनी है।
हमें समझना है भाई साहब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। आई में पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्चुअल में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सिलेरी मसल जो है आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो वही किसी भी वो लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिखा है द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियरेस्ट ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी किसी भी आपकी वो एबिलिटी जिससे वो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए और पास के ऑब्जेक्ट के लिए अपने आंखों की फोकल लेंथ चेंज कर पाती है, उसे ही हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, एक दूर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लो एक दूर ऑब्जेक्ट है पेड़, तो इसको देख रहा है, अब सडनली क्या हुआ, सडनली हुआ कुछ ऐसा कि अब वो किताब पढ़ने लगा। तो आप ऐसा तो नहीं होता कि आप एक पेड़ को दूर देख रहे हो और अचानक से किताब में देखने लगे तो कुछ दिखता नहीं है, दिखता है ना। तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि सिलेरी मसल बहुत जल्दी जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट कर देती है। तो यही एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, यही कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहां पर भी बता देता हूं इसमें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपको कॉर्निया इंपॉर्टेंट है, आइरिस इंपॉर्टेंट है, प्यूपल इंपॉर्टेंट है, सिलेरी मसल इंपॉर्टेंट है, लेंस इंपॉर्टेंट है, रेटिना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा, है ना। एक देखो, अब ये क्वेश्चन है, डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन, बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू है भाई। द पावर ऑफ द आई लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर और फार फ्रॉम द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपको इस तरह से इनके आंसर लिख करके आने हैं। और अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन की, यानी ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, हमारी आंखों में ऐसी क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, क्या क्या चीजें में चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें दिखना कम हो जाता है और भी आंखों में दिक्कतें आने लगती हैं, उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है, नहीं तो मुझसे लिख करके रख लो, आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पे डिफेक्ट ऑफ विजन में 100% इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और अगर आप अभी हाफ ईयरली देने जा रहे हो तब भी पूछा जाएगा, और फाइनल में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक, तो होता क्या है, एबनॉर्मलिटीज इन द आई इन द नॉर्मल विजन ऑफ आई कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। नॉर्मल आईज में जो भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, चेंज आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पावर डिफेक्ट ऑफ विजन। इनमें होता क्या क्या है, मायोपिया जिसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, इसमें हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, पास की चीजें क्लियर दिखती हैं। हाइपर माइट्रोपिया क्या होता है, इसमें हमें पास का तो सब क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिख पाता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है जब हमें ना तो दूर का क्लियर दिखे ना पास का क्लियर दिखे। ठीक है, हमें मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया एक साथ हो जाता है, या इसे ओल्ड एज हाइपर माइट्रोपिया भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे इस बारे में। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में कोई भी ऑब्जेक्ट जो लेंस होता है ना उसका शेप बिगड़ जाता है। तो उसमें होता क्या है, शेप बिगड़ने से जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीजें वो एक लाइन में अलाइन नहीं होती हैं और हमें चीजें देखने में दिक्कत होती है। इसको सही करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। और लास्ट में आता है कैटरैक्ट, जिसे मोतिया बिंद भी कहा जाता है। तो इस पे लेंस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, मिल्की लेयर होती है, ओपेक लेयर होती है, जिसकी वजह से चीजों धुंधली दिखनी चालू हो जाती हैं चीजें, तो इसे हम लोग बोलते हैं कटरैक्ट। एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस या फिर नियर साइटनेस की। इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है, दूर की चीजें हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं और पास की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पहले हमारी जो फोकल लेंथ थी,
फार पॉइंट था वो हम इन्फिनाइट तक था, हम दूर तक देख सकते थे, इन्फिनिटी तक। बट इसकी वजह से, मायोपिया होने की वजह से, जो हमारा फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है इन्फिनिटी से। इस वजह से हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। देखो लिखा है शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया इज द डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी। जो आई है वो एबल टू सी, नहीं देख सकती है क्या, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। थ्रो इट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जबकि वो पास की चीजें साफ साफ देख सकती है। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिक आई हैज इट्स फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। जो इसका फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नियरर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है, ये इमेज एक्चुअल में बननी चाहिए। मैंने अभी बताया था रेटिना जो है वो स्क्रीन का काम करता है, वहां पर इमेज बनती है। बट मायोपिया होने से, फार साइटनेस होने, सॉरी नियर साइटनेस होने से जो फार पॉइंट है वो पास हो जाता है इंफिनिटी से, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के पहले बनने लगती है। कहां बनने लगती है, रेटिना के पहले। लिखा है इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। तो इसमें ये हो जाता है। अब इसको करेक्ट करने के लिए, या इसके क्या कॉज होते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले इसका जो आईबॉल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। डिक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी फार पॉइंट दूर था, है ना, अब पास हो गया तो फोकल लेंथ भी पास हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। द आइलेंस बिकम मोर कन्वर्जेंट, जो आइलेंस होता है वो ज्यादा कन्वर्जेंट हो जाता है। ज्यादा कन्वर्जेंट का मतलब है कि पहले यहां पर कन्वर्ज कर रहा था दो लाइट की रे को, अब पहले कन्वर्जेंट करने लगा है, कन्वर्ज करने लगा है, तो इसलिए मोर कन्वर्जेंट हो जाता है। जो आईबॉल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है। और इंक्रीज द लेंथ ऑफ आईबॉल, द इंक्रीज द लेंथ ऑफ आईबॉल, और आईबॉल की लेंथ भी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, इसके ये दो मेजर कॉज होते हैं। और इसको सही करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी आंखों में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा कन्वर्जेंट हो गया है, यानी कन्वर्ज कर रहा है ज्यादा। तो कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है, तो कम करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए होगा जो डाइवर्ज करे। ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करता है, जो लाइट की रे यहां पर बन रही होती है, जो पहले इमेज पहले बन रही होती है, अब कहां बनने लगती है, रेटिना पर। कहां पर बनने लगती है, रेटिना पर। तो ये क्या करता है, ये यहां पर मिल रही थी, अब इसे और डाइवर्ज करके आगे मिला देता है। ठीक है, अब देखो लिखा है द शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग द लेंस लेस कन्वर्जेंट, जो लेस कन्वर्जेंट हो यानी डाइवर्ज करे। दिस कैन बी डन बाय द प्लेसिंग कॉनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बिफोर द आई लेंस। आई लेंस के पहले, जैसे मुझे लगा है, मुझे मायोपिया है, तो मुझे पहले ये जो लेंस लगा है ये कॉनकेव लेंस है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट की रे को रेटिना पर। अच्छा, जो यंग एज में ज्यादातर बच्चों को, जैसे मुझे, आपको, या और भी जो यंग एज के लोग हैं, है ना, मैं यंग हूं, तो सारे जो यंग एज के लोग हैं वो सभी को मायोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस आप कम देखोगे यंग एज में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, मायोपिया कैसे करेक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जिससे मायोपिया सही होता है। अगला क्वेश्चन है द पॉसिबल वे टू रीस्टोर क्लियर विजन दोज पीपल हुज आईबॉल हैज इलोंगेटेड। अगर आईबॉल बड़ी हुई है तो क्या हुआ होगा, ये पीवाईक्यू है। अगर आईबॉल बड़ी हुई है तो क्या हुआ होगा, अगर भाई साहब आईबॉल बड़ी हुई है तो इसका मतलब मायोपिया हुआ होगा, और मायोपिया हुआ है इसका मतलब हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस एक ही बात होती है। बाइफोकल लेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको प्रेस बायोपिया में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन इज मायोपिक या मायोपिया है, एक पर्सन को मायोपिया है, ही सी कैन क्लियरली सी, तो वो क्या देख पाएगी, बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाएगी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर ही देख लेती तो उसकी आई बढ़िया होती, फिर तो उसे लेंस की जरूरत ही नहीं होती। ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट,
क्या सिर्फ पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएगी? बिल्कुल, मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। और लिखा है नाइदर नियर बाय नॉर फियर बाय, मतलब ना ही पास का ना ही दूर का, इसका मतलब उसे प्रेस बायोपिया हो गया है, या तो बेटा मामला फ्री हो गया, परमानेंट छुट्टी हो गई है, स्विच ऑफ हो गई है सारी आंखें, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द कॉनकेव लेंस यूज्ड एज अ करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिया? मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का यूज क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया, इसलिए यूज करते हैं कि जो जब मायोपिया होता है तो हमारी आंखों में जो लेंस लगा है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो मोर कन्वर्जेंट हो जाता है, जिसको जिसको हम लोग लेस कन्वर्जेंट करने के लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जेंट लेंस होता है। ठीक है, डाइवर्ज करता है लाइट की रे को। ये इसका आंसर हो जाएगा आपको। अच्छा मैं एक बार और बता दूं, मैंने ये भी बता दिया है कि 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, पर भाई साहब याद रखना 3 मार्क्स का पूछा ही जाएगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और ये क्या नाम है इसका, कैटरैक्ट, अच्छे से पढ़ के जाना। इनमें से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको याद रखना है ना। और टेंशन नहीं लेनी है कि हाफ ईयरली में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी आएगा, जितने वन शॉट मैंने करवा दिए हैं और जो करवाऊंगा, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड्स हो, वही आएगा जो मैं अभी करवा रहा हूं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, यूटी हो, हाफ ईयरली हो, और क्या कहते हैं ये बोर्ड एग्जाम हो, सब कुछ वही आएगा जो करवाया जा रहा है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। आपको बस अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको जो पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वो 6 सालों 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं हूँ, सचिन सर हो, कोई भी हो, सभी लोग तुम्हारे लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ऐसी पीपीटी बनवा रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, साथ में बैठ करके देख रहे हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, तो ना छूटे, इसीलिए बस इतना कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लॉन्ग साइटनेस देखो क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस को हम लोग हाइपर माइट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपर माइट्रोपिया मायोपिया का उल्टा होता है। इसमें हमें दूर की चीजें तो साफ साफ दिख रही होती हैं, लेकिन पास की चीजें साफ साफ नहीं दिख रही होती हैं। तो देखो, द लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपर माइट्रोपिया इज डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो इट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती हैं मेरे लाल, लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सो अ लॉन्ग साइटनेस आई हैज नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, बट हाइपर माइट्रोपिया होने की वजह से जो फार पॉइंट नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमें पास की चीजें क्लियर क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमाइट्रोपिया। और इसमें जो इमेज बनती है ना, वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, यानी रेटिना के बाद बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब पहले लेंस जो है वो क्या हुआ था, मोर कन्वर्जेंट हुआ था, कहां पर? मायोपिया में। अब यहाँ पर क्या हो गया, लेस कन्वर्जेंट हो गया, यानी जितना होना चाहिए उससे और कम कन्वर्जेंट हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारे इमेज है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? एक तो फार पॉइंट जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो देखो, सॉर्टिंग ऑफ आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि फार नियर पॉइंट भी बढ़ जाता है। आई लेंस बिकमिंग लेस कन्वर्जेंट, जो आई लेंस होता है वो लेस कन्वर्जेंट हो जाता है, और इसको सही करने के लिए हम लोग लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से जो इमेज है वो वापस से कहां बनने लगती है? रेटिना पर बनने लगती है, और हमारा मामला सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखो लिखा हुआ है, लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमाइट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द मेकिंग द आई लेंस मोर कन्वर्जेंट। This is generally done by placing a convex lens, converging lens of suitable focal length before the eye lens. एक बात आप लोग बार बार देख रहे होंगे, सुटेबल फोकल लेंथ लिखा है। सुटेबल फोकल लेंथ का मतलब क्या है? यहाँ मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जी अच्छा इसे पास का नहीं दिख रहा है और स्टेशनरी की दुकान में गए कि बोला चलो भैया 2 कॉन्वेक्स लेंस दो, इन्हें पास का नहीं दिख रहा है, और ला करके 2 लेंस आके ऐसे आंखों में चिपका दिए। ऐसा नहीं होता है।
आपको जाकर के डॉक्टर को दिखाना होगा, फिर डॉक्टर बताएगा कि कितना फोकल लेंथ में इंक्रीजमेंट मतलब इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्या क्या मामला गड़बड़ हुआ है, ये सब डॉक्टर बताएगा। उसके बाद वो बताएगा कि कितना कम हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए कितने पावर या कितने फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए, फिर वो उसको बनवाएगा, आपको बढ़िया फ्रेम दिखाता है। लेंस तो वो अपने ही हिसाब से डालता है, फिर आप डिपेंड करता है कि आप लेंस कौन से क्वालिटी का ले रहे हो, तो ये सब चीजें डिपेंड करती, पर फोकल लेंथ सुटेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, जो पीछे बन रही थी अब इतना ज्यादा ले लिया है कि और लेस करके यहाँ बन लिया है, बनने लगी, पता चले मायोपिया वाला लेंस ले लिया है। मतलब लिया तुमने कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ही है, बट वो इतना ज्यादा उसने कम कर ज्यादा कर दिया है, कन्वर्जिंग को मोर कर दिया है कि अब इमेज जो है रेटिना के बजाय रेटिना के पहले बनने लगी है। तो आपको वैसे होगा नहीं मायोपिया, बट वो कंडीशन मायोपिया वाली बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखा करके ही लेना चाहिए सुटेबल फोकल लेंथ का, ठीक है। हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि मम्मी आज ही तो पढ़ाया है सर ने, आपको पास का नहीं दिख रहा है, अभी जाकर के मामला सेट करते हैं और तुरंत जाके पता चले मम्मी दिख ही नहीं रहा है, मम्मी कह रही क्या लगा दिया है इसको, पहले पकड़ो, पापा से बता दिया, पापा पता चले बेल्टे चला रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, पापा बेल्ट चला सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो 2025 के पेपर में आया था। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक बट कैन रीड ब्लैक बोर्ड क्लियरली व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। एक स्टूडेंट है जो लास्ट रो में बैठता है, उसे ब्लैक बोर्ड साफ साफ दिख रहा है लेकिन बुक नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब उसे पास का नहीं दिख रहा है, दूर का साफ साफ दिख रहा है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन होगा, ऑब्वियस सी बात है हाइपरमाइट्रोपिया होगा, लॉन्ग साइटेडनेस होगी जिसकी वजह से उसे पास का नहीं दिख रहा है बट दूर का साफ साफ दिख रहा है। लिस्ट 2 रीजन विच कैन डिफेक्ट अराइज। क्या 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट हुआ। पहला रीजन ये है कि आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया है, दूसरा रीजन ये है जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। राइट द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट। इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस। तो एक एक करके सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले का आंसर होगा हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है। दूसरा जो है वो है शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल और डिक्रीज द, सॉरी डिक्रीज लिख रहा हूं, इंक्रीज द फोकल लेंथ ये इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और तीसरा जो है इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। अब पता है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बताओ इस तरह के इजी क्वेश्चन आएंगे और अगर हम इसी में ही कंफ्यूजन अपने आप में रखेंगे कि कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, अगर इसी में ही कंफ्यूज रहोगे तो 3 मार्क्स फ्री के हैं, ये छूट जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचो, कंफ्यूजन क्लियर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, चीजें क्लियर हो जाएंगी, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 2026 का है, अभी वाले 2026, अभी होता है 2026, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं। लिखा है स्टडी द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया है, इसमें डायग्राम में क्या हो रहा है पहले ये समझ लो। डायग्राम में जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के पीछे बन रही है, इसका मतलब जो लेंस है वो क्या हो गया है, लेस कन्वर्जेंट हो गया है ना, मोर कन्वर्जेंट नहीं हुआ, लेस कन्वर्जेंट हो गया है। और ये तब होता है जब हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। अब आंसर क्वेश्चन पढ़ो। राइट द नेम ऑफ द आई डिफेक्ट सोन इन द डायग्राम। जो आपको डायग्राम में आई डिफेक्ट दिख रहा है कि कौन सा भैया इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ है, ये बताओ। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई डिफेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द रेटिना ऑफ द लेंस। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन दिस आई डिफेक्ट। इसमें इमेज कहाँ बन रही है, इसमें इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना, और जो डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। फिर लिखा है लिस्ट 2 कॉजेस ऑफ दिस आई डिफेक्ट। क्या कॉज हो सकता है, अभी पीछे बताया, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम सो हाउ दिस डिफेक्ट विजन इज करेक्टेड। बताओ ये कैसे सही होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा करके सही होगा, ठीक है। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे
और सही हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई साहब ये फ्री के नंबर हैं, और अगर तुम इन्हें छोड़ रहे हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भैया होमवर्क है, बिल्कुल इजी है। मैं हिंट दे देता हूं। अ पर्सन इज अनेबल टू रीड बुक प्लेस्ड क्लोजर देन 1 मीटर। 1 मीटर से पहले किताब रखी है, पढ़ नहीं पा रहा है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, कमेंट करके बताओ। ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम भी बनाना है, रे डायग्राम अभी बना दिया। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। दोनों रे डायग्राम बनाने, ये भी 3 मार्क्स का है। एक तो पहले वो वाला बनाना है जिसमें दिक्कत है, यानी ये वाला रे डायग्राम, और फिर बोला करेक्शन वाला बनाओ, यानी ये वाला बनाओ। 2 रे डायग्राम आपको बनाने, और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक, जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। क्या नाम है, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया देखो होता क्या है, इसमें मैंने पहले भी बताया, एक साथ दोनों चीजें हो जाती हैं। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन विच अकर्स ड्यू टू द एजिंग। ये जो होता है एज के साथ साथ होता है, जैसे जैसे आप बूढ़े होगे वैसे वैसे हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी तुम बूढ़े नहीं हो। इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये किस वजह से होता है, डिक्रीजिंग इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी सिलेरी मसल फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, सिलेरी मसल पे। तो सिलेरी मसल सही से काम नहीं करती है। ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ द सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो हो जाती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है। इन दिस a person may suffer from both myopia and hypermetropia। इस कंडीशन में जो इंसान होता है उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में से दूसरे नाम से भी आपसे पूछ लेगा, ओल्ड एजिंग हाइपरमेट्रोपिया या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो याद रखना वहां प्रेस बायोपिया की ही बात हो रही है। और इसके करेक्शन के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। द अपर पार्ट करेक्टेड बाय करेक्ट्स मायोपिया एंड व्हाइल लोअर पार्ट करेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिया। आपने देखा होगा जो दादा दादी आपके घर में होंगे, या जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होंगे, ताऊ जी होंगे, जो 40 साल के बाद वाले हैं, है ना, 40 साल के पहले ताऊ जी जो हैं, उनको मत बोल देना बेटा, नहीं तो बाजा बजा देंगे तुम्हारा। तो उनका आपने ऐसे देखा होगा कि बाबा का लेंस जो है कुछ ये नीचे वाला अलग दिखता होगा, ऊपर वाला अलग दिखता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये बाईफोकल लेंथ है। जो नीचे वाला लेंस है ये कॉन्वेक्स है, और जो ये ऊपर वाला है ये कॉनकेव है। ऊपर वाला मायोपिया सही करेगा, नीचे वाला हाइपरमेट्रोपिया सही करेगा, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, 2 चश्मे भी दे देता है, कहता है कि जी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इस तरह के लेंस में, क्योंकि उन्हें अच्छा आपने देखा भी होगा जो आपके दादा वादा होंगे ना, दादा वादा नहीं सिर्फ दादा, बेटा वादा तो वो निभा देंगे तुम्हारे साथ अगर ऐसा कह दिया तो वो यहाँ पर ऐसा नाक के पास चश्मा रख करके ऐसे किताब पढ़ते हैं, मतलब गर्दन ऐसे ही रहेगी, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से देखने में आसानी होती है, ठीक है। पर मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मुझे वैसे भी सही दिखता है पास का। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए किस तरह का लेंस यूज करते हैं। 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है ज्यादातर। अब हम लोग बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट फोकस बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइंस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर जो इंसान होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर फोकस नहीं कर पाता है। यानी जो वो वर्टिकल चीजें हैं और हॉरिजॉन्टल है, वो 2 प्लेन पर एक साथ फोकस नहीं कर पाता, उन्हें चीजें अजीब अजीब सी दिखाई देती हैं, हल्की फुल्की। तो सो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन वन प्लेन। वो सिर्फ एक प्लेन पर देख पाता है। अगर इसको दिखाओ तो हॉरिजॉन्टली देख लेगा सही से, या वर्टिकल देख लेगा, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरली शेप्ड कॉर्निया और डिस्टॉर्ड लेंस। यानी होता क्या है मैं बताऊं, लेंस और कॉर्निया के बीच का जो वो है, क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक तरह से अलाइन है, उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों चीजें मैच नहीं खाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें सही नहीं दिखती हैं। इसको सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस,
ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को थोड़ा सा कंबाइन करता है, सही करता है लेंस के हिसाब से, जैसा हमारा लेंस और कॉर्निया का कनेक्शन बिगड़ा होता है, अलाइनमेंट बिगड़ा होता है, उसे सही करता है और फिर जाकर के हमें चीजें सही से दिखाई देती हैं। ठीक है। फिर बारी आती है कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट को कहते हैं मोतिया बिंद। क्या कहते हैं? मोतिया बिंद। तो देखो, अ कैटरैक्ट इज कंडीशन इन विच द आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपेक कॉजिंग ब्लड और अनक्लियर विजन। इसमें क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, क्लाउडी कह लो, मिल्की कह लो, मतलब उसके ऊपर एक सफेद रंग की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं और ये एक अकेला ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो सिर्फ सर्जरी से सही होता है। इसमें लेंस वेंस लगा करके सही नहीं कर सकते, सर्जरी करवानी पड़ेगी। ट्रीटमेंट क्या होता है? कैटरैक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय द सर्जरी इन विच द क्लाउडी लेंस इज रिमूव्ड। जो क्लाउडीनेस ऊपर हो जाती है उसे हटा दिया जाता है, रिप्लेस्ड विद द आर्टिफिशियल लेंस, और उसे एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा आपको डिफेक्ट ऑफ विजन समझना है। अगर आपने इतना भी अच्छे से समझ लिया है तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे मार्क्स पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। पर वही बात है कि ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर भाई साहब पढ़ लिया, घर जाकर के मतलब आधे घंटे बाद मामला फ्री, लिख करके देखना। लिखोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। और सभी समझदार बच्चे हैं, तो कोई ऐसा बदमाश नहीं है जो लिखेगा नहीं। नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस। ऑब्वियस सी बात, अभी मैंने बताया कि कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो है क्लाउडिंग ऑफ लेंस ऑफ द आई इज विजन डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द स्पेक्टिकल लेंस। इसको सर्जरी से ही सही किया जा सकता है। अब बारी आ चुकी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, अरे इसको ध्यान से समझेंगे। क्या कर दिया, ये लो, ये आपके पास है एक ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है। अब ग्लास प्रिज्म में एक लाइट की रे आई। ठीक, जब भी कोई लाइट की रे आती है तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। उसके उसके बाद एक नॉर्मल बनाएंगे। ये देखो, यहाँ आपको एक नॉर्मल दिख रहा होगा, बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका नाम रख दो जी N1। ठीक, अब नॉर्मल है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रहा है, यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, तो रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट होगा तो ये अपने रास्ते से बेंड भी होगा। तो इसे बेंड करो भाई, ये देखो बेंड हो गया। ठीक है, बेंड हुआ तो ये वाली जो रे हो गई वो हो गई रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। यहां लिख लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी एक क्या बनाना पड़ेगा हमें? नॉर्मल। क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। तो अब ये आ गई बाहर, अब ये आ गई बाहर। ठीक है, हमने पढ़ा है, नॉर्मल का नाम रख लेते हैं N2। ठीक, हमने पढ़ा है कि एंगल, वो सॉरी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और नॉर्मल और इस वाली रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी ई। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने? एंगल आर होगा। ठीक, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रिज्म का जो एंगल होता है ये एंगल ए बी सी, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम क्या करते हैं मेरे लाल, हम इसको पीछे, ये जो
इमर्जेंट रे है इसको पीछे की तरफ, और जो रिफ्रैक्टेड जो इंसिडेंट रे है इसको आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसको पीछे की तरफ और इसको आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। मैं फिर बता दूं क्या क्या था यहाँ पर। एंगल ऑफ डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक। उसके बाद एंगल ए जो है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई जो है वो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो। ठीक। एंगल ई जो है वो इमर्जेंट एंगल है। एंगल ई तो हो गया। अब यहाँ पर बचा ई आर जो है वो इमर्जेंट रे है, आई आर जो है वो इंसिडेंट रे है, आर आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। इस तरह से आपको नाम भी पता होने चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है। आपसे ये डायग्राम एग्जाम में पूछेगा, लिख लो, पूछेगा ही पूछेगा, बार बार पूछता है ये कि रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म की जो इमेज है, जो डायग्राम है वो बना करके दिखाओ और उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को मार्क करो। तो आपको इस तरह से पूरा डायग्राम बनाना है। इस पर एक क्वेश्चन आएगा और अगर 3 मार्क्स में आया तो आपसे ये पूरा डायग्राम बनाने को बोलेगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से ऐसे ही डायग्राम बना करके आना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखा इन द गिवन फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो मैंने बताया ये वाला होता है 6 और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। तो कौन सा हो गया? 1 और 6, 1 और 6 यानी ऑप्शन डी। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डेल्टा। तो देखो क्या होगा, समझ गए ना? इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ओबिक्यूली ऑन द वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी पूरा डायग्राम बनाने को बोला है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी हो पाएगा। अभी रोको और अभी बनाओ, वरना मजा नहीं आएगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है वो कैसा होता है? देखो जब भी कोई व्हाइट लाइट की रे, जब भी कोई व्हाइट लाइट की रे एक प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इन 7 रंगों को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जो व्हाइट लाइट की रे होती है 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है और उन 7 रंग में हर एक रंग को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इनके नाम हम याद करते हैं विबग्योर से। किससे याद करते हैं? विबग्योर से। वी आई, नीचे से लिखते हैं VIBGYOR। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। तो देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। 7 रंगों में व्हाइट लाइट का बटना क्या कहलाता है? स्प्लिट होना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म अ स्क्रीन ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इन्हें स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट बोला जाता है। आपको ये विबग्योर याद होना चाहिए। ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो जितना ज्यादा, जिसका एंगल जितना ज्यादा बेंड होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड हुआ है? वायलेट। तो यानी वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक, याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ के। तो जो जितना ज्यादा डेविएट होगा, जैसे यहाँ वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है तो उसका वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है तो उसकी क्या कहते हैं,
जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। मैंने शायद यहाँ गलत बता दिया है ना, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया था कि यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, वायलेट का, तो वेवलेंथ जो होगी उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम है, तो इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। यहाँ इसे लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, याद रखना, मैंने वो चीज गलत बोल दी थी, ध्यान रखना, वरना कहोगी लो आपने तो गलत बता दिया सर, फिर बाद में कहो कि अरे ये क्या कह दिया। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थिन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ फेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक, ग्लास प्रिज्म पर लाइट पड़ी है, a spectrum is obtained on a screen, और स्क्रीन पर ऑब्टेन किया गया, which of the following ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम मतलब भाई विब ग्योर। ठीक है, हमसे बोला है थिन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो हमसे बोला है कि टॉप से बॉटम में, तो सबसे ऊपर रेड आता है, तो सबसे ऊपर वायलेट तो नहीं आएगा, तो सी और डी तो गलत हो गया। रेड के बाद ग्रीन और येलो, रेड के बाद देखो यहां से ये ग्रीन है, ये येलो है, तो येलो ऊपर है, तो यानी येलो वाला सही है, ग्रीन वाला गलत है। फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। आपको ये तब समझ आएगा जब आप इसको क्या करोगे, सही से देखोगे, आपको पता होगा विबग्योर क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन कह रहा है when rays of white light pass through a prism, जब व्हाइट लाइट की रे प्रिज्म से पास होती है, on emerging they give a spectrum of 7 color, तो वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम देती है। फिर से समझो, when a ray of light passing through a glass prism, एक लाइट की रे ग्लास प्रिज्म से पास होती है, on emerging they give a स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम देती है। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं, ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये बात तो गलत लिखी है। रेड लाइट बेंड्स मिनिमम, रेड लाइट मिनिमम बेंड होते हैं, ये बात ठीक है, वायलेट मैक्सिमम बेंड होती है, लेकिन ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल नहीं है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है। यानी असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से कैसे डिस्पर्सन होता है ये आपको बताना है, तो डिस्पर्सन के लिए आप क्या करोगे, ये वाला डायग्राम बना करके दिखाओगे। ठीक, ये देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाना है। अगला क्वेश्चन है, विथ with the help of the ray diagram explain the phenomena of formation of spectrum in nature। सेम क्वेश्चन है। अब तुम्हें लग रहा होगा बार बार ये क्वेश्चन लेके क्यों आए हैं जब सर सेम क्वेश्चन है, ये 2026 का क्वेश्चन है, पीछे वाला 2025 का क्वेश्चन था। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसको बता पाओगे, समझे। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है, टॉपिक है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या है, तो भाई साहब ये जो चाचा थे हमारे, पूछो कौन से चाचा थे, एक चाचा हमारे न्यूटन नाम के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ किया, पूछो क्या इन्होंने किया, कि बोला कि अगर 7 कलर बनते हैं, इन्होंने बोला कि अगर व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बनती है, तो हम व्हाइट लाइट को पहले प्रिज्म में डालेंगे, और प्रिज्म में डालने के बाद 7 रंगों में बटेगी, और फिर उन 7 रंगों को एक उल्टा प्रिज्म लगा देंगे, तो देखते हैं फिर कितने रंग बनते हैं, क्या वो वापस से व्हाइट लाइट बनती है, या और भी लाइट बन जाती हैं, या और कुछ हो जाता है। तो इसको ट्राई करने के लिए इन्होंने रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए क्या किया, एक प्रिज्म सीधा लिया, उसके सामने एक उल्टा रखा, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी एक
व्हाइट लाइट की रे भेजी कि जाओ। जब व्हाइट लाइट की रे गई, यहां आई, तो इस 7 रंगों में बट गई। कितने रंगों में बट गई मेरे लाल? 7 रंगों में बट गई। पहले तो लाल में, ठीक, फिर उसके बाद और सबसे नीचे जो है वायलेट में, ठीक। फिर इन्होंने देखा कि या इसको इस तरह से ही बना लो, इन्होंने देखा कि ये 7 रंगों में बटी है, ठीक है, समझ जाना है। फिर इन्होंने देखा कि जब दूसरे प्रिज्म पे ये 7 रंग पड़े तो ये वापस से क्या होने लगे, ये वापस से रिकम्बाइन होने लगे, ये वापस से रिकम्बाइन होने लगे। इसको एक बार सही से रख लेते हैं ना, ये वापस से क्या होने लगे, रिकम्बाइन होने लगे। और रिकम्बाइन होकर के वापस से इन्होंने क्या बना लिया, व्हाइट लाइट की रे बना ली। क्या बना ली? व्हाइट लाइट की रे बना ली, इस तरह से, ठीक। यानी न्यूटन ने ये जाना कि जब किसी भी प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट की रे पड़ती है तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है, ऊपर रेड होता है, नीचे जो होता है वायलेट होता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा कि कुछ और पता चले, तो उन्होंने सोचा इन 7 रंगों में जो स्प्लिट होगी तो उसके आगे एक उल्टा प्रिज्म लगा दूंगा तो क्या होता है, तो क्या वो एक साथ कंबाइन हो जाती है या कुछ और होता है। तो बाद में देखा कि कंबाइन हो गई। इसका मतलब ये बात उन्होंने डबल चेक कर ली, प्रूफ कर लिया कि 7 रंग ही होते हैं भाई साहब। मतलब व्हाइट लाइट से 7 रंग बने हैं तो 7 रंग से फिर व्हाइट लाइट बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने तैयार किया। इसका आपको डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रेम्बो। क्या नाम है? रेम्बो। रेम्बो फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है रेम्बो, इसको स्किप नहीं कर सकते, बहुत बार पूछा जाता है ना। तो रेम्बो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले रेम्बो बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, मैं आपको बताऊं। रेम्बो तभी बनेगा जब सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स पे 42 डिग्री पर पड़ेगी। कितने डिग्री पर पड़ेगी? 42। अगर कोई भी वाटर, ऐसे तो हर जगह रेनबो बने बारिश के बाद, पर नहीं बनते ना, कहीं कहीं पर ही बनता है। तो जब कहीं कहीं पर इसीलिए बनता है कि उस जगह पर जो सन की लाइट है वाटर ड्रॉपलेट्स पर 42 डिग्री पर पड़ रही होती है, ठीक है। तो जब सन की लाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तो सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है सबसे पहले? रिफ्रैक्शन, यानी व्हाइट लाइट एंटर करती है। फिर उसके बाद होता है डिस्पर्सन। यहां रिफ्रैक्शन होने के बाद डिस्पर्सन होता है, ये देखो डिस्पर्सन हुआ, ठीक। डिस्पर्सन मतलब 7 रंगों में डिवाइड हो जाना। फिर यहां से TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस से रिफ्रैक्शन होता है और 7 रंग निकलते हैं और हमारे आंखों पे क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सीक्वेंस क्या है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, क्या प्रोसीजर है, पहले क्या होता है? तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर वापस से रिफ्रैक्शन होता है। ये सीक्वेंस होता है रेनबो बनने का, ठीक है। हमने पढ़ा है सन से एक व्हाइट लाइट की रे आई, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह ही तो काम करेगा। तो प्रिज्म की तरह काम किया तो ये अंदर गया, रिफ्रैक्शन हुआ तो अंदर गया और 7 रंगों में बट गया। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, अंदर जाते ही जैसे रिफ्रैक्शन हो चुका वैसे ही डिस्पर्सन होने लगा, और डिस्पर्सन होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के थ्रू वापस से बाहर आ गई। इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। लिख के कैसे आएंगे सर? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स सीन इन द स्काई आफ्टर रेन। रेनबो जो है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है
7 कलर्स का जो हमें स्काई में दिखता है बारिश के बाद. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होती हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स, वो छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, वहां डिस्पर्सन होता है जिससे हमें रेनबो दिखता है. ईच वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. हर छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं. सनलाइट अंडर गोज रिफ्रैक्शन. सनलाइट पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, फिर उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, और उसके बाद जब बाहर निकलता है तो फिर रिफ्रैक्शन होता है, तब आंखों में आता है. अगला है द 7 कलर्स विबग्योर फाइनली रीच आवर आई. जो 7 कलर होते हैं विबग्योर, वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल रेनबो अपोजिट द सन. और जो रेनबो है हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द सन ही बनता है. तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है. आपसे एग्जाम में बार बार पूछेगा व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ द लेबल डायग्राम. रेनबो क्या होता है, इसका लेबल डायग्राम बनाओ, है ना. मैं पीवाई को दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे काम आ जाए. एक हमारे पास क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इन द क्लास टुक अ थिक शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड मेड अ स्मॉल होल इन इट्स सेंटर. यानी कहने का मतलब है एक स्टूडेंट है, उसने एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड बना लेते हैं जी. देखो कार्डबोर्ड लिया, ऐसे कार्डबोर्ड लिया और उसके सेंटर पर एक छोटा सा क्या कर दिया, होल कर दिया. फिर बोला है सनलाइट वॉज अलाउड टू फॉल ऑन दिस स्मॉल होल. जब सनलाइट जो है, यहां से मान लो सनलाइट जो है ये सन है, इस पर सनलाइट पड़ रही है, स्मॉल होल से एक सनलाइट की रे निकल रही है. दे ऑब्टेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट. अब इस होल से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, नैरो मतलब पतली, बीम जो है वो लाइट की निकल रही. अ ग्लास प्रिज्म वाज टेकन एंड दिस व्हाइट लाइट वाज अलाउड टू फॉल ऑन इट्स फेसेस. और यहां पर रख दिया भाई साहब एक प्रिज्म, इस पर व्हाइट लाइट की रे जो है वो पड़ी. फिर बोला है द प्रिज्म वॉज टर्न स्लोली, द लाइट डेट कम्स आउट द अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म अपीयर्ड ऑन द नियर बाई स्क्रीन. और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, एक पास में स्क्रीन है, वहां पर जो कुछ भी प्रिज्म पर पड़ने से हुआ वो वहां दिख रहा है. द स्टडीज दिस ब्यूटीफुल बैंड ऑफ लाइट. बैंड ऑफ लाइट दिख रही है, यानी 7 कलर दिख रहे हैं वहां पर. कंक्लूडेड दैट इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. और मान लो कि ये क्या है, इसको कंक्लूड कर लो कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है. तो हमसे पूछा है गिव एनी वन मोर इंस्टेंस इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व. एक बात और बताना है कि इस तरह का और कहां आपने एग्जाम्पल देखा है. तो इस तरह हम लोग देखते हैं रेनबो. भाई साहब रेनबो इसी का ही तो एग्जाम्पल है, वहां पर भी तो बैंड दिखते हैं. ठीक, लिखा है व्हाट हैपेंस टू व्हाइट लाइट इन द अबव केस. लिखा है व्हाट हैपेंस टू व्हाइट लाइट इन द अबव केस. क्या हुआ है व्हाइट लाइट के साथ भैया, व्हाइट लाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो व्हाइट लाइट है उस पर नैरो बीम की लाइट पड़ी और पड़ने के बाद वो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई. 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई जिनका नाम है विबग्योर. क्या नाम है, विबग्योर. ऐसे 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का होगा. इसमें थर्ड पार्ट है लिस्ट 2 कंडीशन नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ रेनबो. 2 कंडीशन बताओ किसी भी रेनबो को ऑब्जर्व करने के लिए. पहली कंडीशन ये है कि जो ऑब्जर्वर है उसके पीछे सन होना चाहिए और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऑब्जर्वर के सामने होनी चाहिए. ये 2 कंडीशन है. एक कंडीशन और हो सकती है कि सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स पर 42 डिग्री पर पड़े. कितनी डिग्री पर पड़े, 42 डिग्री पर पड़े, तभी जा करके वो सही से ऑब्जर्व कर पाएगा और क्योंकि सही रेनबो बनेगा. एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन रेनबो, मार्क ऑन इट पॉइंट्स ABC यानी डिस्पर्सन, रिफ्लेक्टेड इंटरनली और फाइनल रिफ्लेक्शन हमें दिखाना है डायग्राम के थ्रू. तो भैया ये हो गया हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट. ठीक है, इस पर एक लाइट की रे पड़ेगी, ऐसे लाइट की रे पड़ी, पड़ते ही यहां पर हो गया मामला सेट. जैसे ही पड़ी वैसे ही हुआ डिस्पर्सन. क्या हुआ, डिस्पर्सन. डिस्पर्सन हुआ, फिर जाकर के इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ.
अरे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमसे बोला है कि बताओ कहां पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले ये ए वाला जो हिस्सा है यहां पर हुआ है डिस्पर्सन। क्या हुआ है? डिस्पर्सन। यहां पर हुआ है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां हुआ है फाइनल रिफ्लेक्शन, फाइनल रिफ्रैक्शन। ठीक, हमसे ABC करके पूछा है, तो ये A है, फिर ये B है और ये C है। हमसे यही पूछा था कि ये बताओ कि कहां पर क्या चीज हुई है। आप यहां पर इसको करोगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। पीछे वाले जो थे वो 1-1 मार्क्स के थे। ये वाला भी 1 मार्क्स का था और ये वाला 1 मार्क्स का था। इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के क्वेश्चन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लिखा है, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन्स ओवर। जब बारिश होती है उसके बाद स्काई में दिखाई देता है। तो हमसे बोला है इज इट करेक्ट टू से, ये कहना सही होगा, दैट रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। जो हमेशा रेनबो बनेगा वो सन के अपोजिट डायरेक्शन पर बनेगा। बिल्कुल, रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन पर ही बनेगा, तभी तो उस पर सन की लाइट निकलेगी। व्हाइट लाइट की रे फिर प्रिज्म पर पड़ेगी, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ेगी और 7 स्पेक्ट्रम में डिवाइड होगी। वो तभी पॉसिबल है जब सन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। कैन इट बी सीन ऑन अ सनी डे, क्या वो सनी डे में दिखाई देगा? बारिश होने के बाद जब सन निकल आएगा तभी रेनबो दिखाई देगा। अगर बारिश होने के बाद सन ना निकले तो रेनबो का भी कोई मतलब नहीं होगा। अरेंज द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन होता है, फिर तीसरे नंबर पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और चौथे नंबर पर फिर रिफ्रैक्शन होता है। जब ये सारे स्टेजेस क्रॉस हो जाते हैं फिर एक ऑब्जर्वर को रेनबो जाकर के दिखाई देता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बढ़िया से इस आंसर को देखो। और अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। नाम से ही समझ आ रहा है एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो समझो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज दे पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब लाइट की रे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, जब उनसे लाइट की रे पास होती है और फिर बेंड होगी, क्योंकि अलग अलग जो एटमॉस्फेयर की क्या कहते हैं लेयर्स हैं, इनकी डेंसिटीज अलग अलग होगी, जिसकी वजह से अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से जो लाइट की रे है वो बेंड होगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी होता है जब अलग अलग डेंसिटीज हो, रिफ्रैक्शन तभी होता है जब अलग अलग डेंसिटीज हो। तो यहाँ पर अलग अलग डेंसिटीज होंगी जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा। फिर हमसे बोला है दिस बेंडिंग हैपेंस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैव डिफरेंट लेयर्स विथ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज। उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज लगातार चेंज होती हैं। लाइट ट्रेवल मोर स्लोली इन डेंसर एयर, जो लाइट जो है वो धीरे चलती है डेंसर एयर में और रेयरर में तेज चलती है। तो ये अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। अब इनके कुछ हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। तो हमें तारे क्यों चमकते दिखाई देते हैं? पहले तो बात ये समझ लो, हमें इसलिए तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है और वो डेंसिटी टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो इस वजह से जो हमें तारे हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं और अपने एक्चुअल पोजीशन पर भी नहीं दिखते हैं। देखो लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्टार लाइट, द स्टार लाइट ऑन द एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है, अंडर गोज रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन होता है कंटिन्यूअसली यानी लगातार, बिफोर इट रीच द अर्थ, जब तक वो अर्थ पर नहीं आती है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वहां पर होती है जिसपे लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनमें जो भी चीज प्रेजेंट है, जो भी पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये
तार, ये जो क्या कहते हैं लाइट की रे यहाँ से आ रही है, ये लगातार चेंज होती रहती है और ऑब्जर्वर की आंखों तक जब तक आती है तब तक वो अपने आप को बहुत बेंड कर लेती है, जिसकी वजह से लगातार चेंजिंग होती रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो तारे चमकते हैं और अपने एक्चुअल पोजीशन पर इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट की रे बेंड होकर के हमारे आंखों पर आई है, तो हमें वो दिखती है कि जहां से आई है बिल्कुल सीधे दिखती है, लेकिन सीधे नहीं होते। एक्चुअल में जहां हमें तारा दिखता है वहां होता नहीं है, वो हमें वहां इसलिए दिख रहा है क्योंकि बेंडिंग हुई है लाइट की, ठीक है, और लगातार डेंसिटी चेंज होती रहती है इसलिए चमकता हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है एडवांस सनसेट एंड सनराइज, ठीक है, यहां पर गलत लिखा है एडवांस, यहां होना चाहिए एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। डिले सनसेट क्या होता है, हमें जो सन है वो 2 मिनट पहले उगता हुआ दिखता है और 2 मिनट बाद ढलता हुआ दिखता है, यानी एक्चुअल में दिन जितना बड़ा होता है उससे 4 मिनट हमें बड़ा दिखाई देता है। 2 मिनट पहले उगता हुआ दिख जाता है और 2 मिनट बाद ढलता हुआ दिखता है। कैसे, देखो अर्थ के में जो भी ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है उसके आंख के सीधे से एक लाइन होती है जिसे क्षितिज रेखा या फिर हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो अभी सन हमारी आंखों के सामने आया नहीं है, सन हमारी आंखों के सामने आया नहीं है। सन की लाइट की रे एटमॉस्फेरिक लेयर्स पर पड़ी और ये बेंड होने लगी, अब बेंड होकर के हमारे आंखों पर पड़ी और हमें एक वर्चुअल सन दिखने लगा। वो वर्चुअल नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। हमें सन 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज से पहले, ठीक है। तो इसलिए जो सन है हमें 2 मिनट पहले उगता हुआ दिखता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं इनसे रिफ्रैक्शन होता है। इसी तरह क्या होता है, ये हॉरिजन है मान लो, यहां से कोई देख रहा है, अब सन जो है यहां पर ढलने को है, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, इनसे लाइट की रे क्या होती है बेंड होकर के हमें दिखती है और हमें सन यहाँ पर अभी भी दिख रहा है जबकि वो ऑलरेडी डूब चुका है, सनसेट हो चुका है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। वो किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, रिफ्रैक्शन इन द एयर कॉज द फिनोमिना ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। In this scenario, the sun appears 2 minutes earlier and set 2 minutes later. सन जो है हमें 2 मिनट पहले उगता हुआ दिखता है और 2 मिनट बाद ढलता हुआ। The sun's rays are refracted when they strike the atmosphere. जो सन की लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसका रिजल्ट ये है सन appears to be position indicating the ऑलरेडी राइजिंग, जिसकी वजह से हमें ये दिखता है कि सन ऑलरेडी राइज हो चुका है, या जब ढलता है तब भी हमें ये लगता है कि अभी भी राइज हो रखा है, मतलब अभी पूरी तरह से सनसेट नहीं हुआ है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें करवा रहा हूँ। वाई डू स्टार ट्विंकल, इससे ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम में है। क्यों स्टार ट्विंकल करते हैं, तो देखो दिखाया था, twinkling of star is due to atmospheric refraction of light. Star behave as a point source of light since they presence far away. Stars हमसे बहुत दूर हैं जिसकी वजह से हमें वो point source की तरह दिखते हैं। The path of light rays from the stars experience atmospheric refraction. जब लाइट की रे आती है स्टार्स से तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से गुजरती है। द पोजीशन ऑफ द स्टार्स अपीयर टू चेंज, जिसकी वजह से हमें स्टार की पोजीशन चेंज दिखती है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जो हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है वो बार बार फ्लिक करती है। समटाइम्स द स्टार्स अपीयर लाइट ब्राइटर एंड सम अदर टाइम फेंटर, दस द स्टार ट्विंकल, और इस तरह से हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनकी डेंसिटी चेंज होती है, तो चेंज होने की वजह से कभी कभी डेंसिटी जो है अलग होगी तो हमें ब्राइट दिखाएगा, कभी डेंसिटी अलग होगी तो हमें क्या दिखाएगा, डिम दिखाएगा, जिसकी वजह से बार बार फ्लिक करती रहती है और इसका सीधा सा रीजन हमें ट्विंकलिंग की तरह दिखता है।
एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ट्विंकल वही करेंगे, तारे, कोई भी चीज चमकती हुई तभी दिखेगी हमें जब उनके पास खुद की लाइट होगी। देखो, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर देन टू द अर्थ, पहली बात तो वो अर्थ के बहुत पास है। प्लैनेट कैन बी कंसीडर एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेड लाइट सोर्स, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइट सोर्स होता है। ऑल्दो लाइट कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट्स, सोर्स फ्लिकर, जब लाइट एक इंडिविजुअल पॉइंट से आती है तो वो फ्लिक करती है। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर आवर आइज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स will be the same, thus the planets appear equally brighter and there are no planetary blinks, इसकी वजह से वो हमें ब्लिंक करते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा अमाउंट में लाइट का सोर्स नहीं है, ना उनके पास पॉइंट साइज है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो, when white light from sun enters the earth atmosphere, जब सन की लाइट जो है व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, द लाइट गेट स्कैटर्ड, लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है। द लाइट स्प्रेड इनटू द ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर लाइट पड़ती है और क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी किसी भी पार्टिकल पर लाइट पड़ने के बाद अगर चारों दिशाओं में फैल जाए, सभी डायरेक्शन में फैल जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी का एग्जाम्पल है कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज के समय कलर क्या होता है सन का, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब सनसेट और सनराइज होता है, मैं फिर समझा देता हूं, जब सनसेट और सनराइज होता है तो सन हमारी अर्थ से सबसे दूर होता है। कहां होता है? सबसे दूर। और सबसे दूर होता है तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करना होता है। दूसरी बात, उसकी लाइट के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स भी आते हैं। तो जब सन सबसे दूर होगा सनसेट और सनराइज के समय, तो वहां से जब लाइट चलेगी तो रास्ते में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे वो क्या होगा, स्कैटर होगा। स्कैटर होने की वजह से सारी लाइट की रे स्कैटर हो जाएंगी क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं। और जो रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, जिसकी वजह से वो हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि मिनिमम स्कैटरिंग कलर अगर कोई है तो वो रेड है और मैक्सिमम वायलेट है। तो रेड, इसी वजह से सन जो है हमें ढलते और उगते समय हल्का सा लाल कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर स्कैटर होने के बाद जो बची हुई लाइट के कलर्स होते हैं वही हमें दिखाई देते हैं और वो रेड और ऑरेंज होते हैं, बाकी कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो यहां लिखा है ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव टू ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो लार्जर पार्ट मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द हॉरिजन, क्योंकि वो हॉरिजन के बहुत पास होती हैं। देयरफॉर लाइट अदर द देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे, लाल के अलावा बाकी सारी जो कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड लाइट which is least scattered enter our eyes, hence the sun and the sky appears red। इसलिए उस समय सन और स्काई हमें किस कलर का दिखता है? लाल कलर का दिखता है। यही इसका एक सिंपल सा रीजन है, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, when a beam of light when a beam of white light passes through a region very fine dust particle, ठीक है, द कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड मोस्ट रीजन, इस रीजन में सबसे मोस्ट कौन सा कलर स्कैटर होगा भाई? देखो विबग्योर होता है, सबको पता है। विबग्योर में रेड सबसे कम होगा, वायलेट सबसे ज्यादा होगा। तो जो नीचे से पहले आएगा, नीचे से वायलेट है नहीं, यहाँ इंडिको है नहीं, ब्लू है, तो सबसे ज्यादा कौन सा स्कैटर होगा? ब्लू, क्योंकि ब्लू जो है वो सबसे नीचे है। लिखा है द कलर डेट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द टिनी पार्टिकल्स एंड एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द, सबसे लिखा है लीस्ट, सबसे कम स्कैटर्ड कौन होगा? सबसे कम होगा रेड, और सबसे यहां पर देखो सबसे कम, यहां पर भी क्या बोला था? वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल
थ्रो द रीजन इज वेरीफाइड डस्ट पार्टिकल द कलर लाइट ऑफ स्कैटर मोस्ट। तो मोस्ट जो होगा वो नीचे से, जो सबसे पहले होगा वो मोस्ट होगा, और जो बाद में होगा वो कम होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। तो लीस्ट कौन सा होगा? रेड। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल फुल तैयारी में, या फिर आप फुल तैयारी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में, फुल तैयारी 9th-10th, तो वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उन्हीं में से आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या फिर बोर्ड्स में मिल जाएंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उससे ये पता चलेगा कि कितना आप चीजों को समझ पा रहे हो। लिख करके देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय ऑल ऑफ यू। मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।